जरा एक पल के लिए स्थिति के बारे में सोचिए। कोई एक छोटी सी फ्लाइट में बैठा है जो दुनिया के सबसे अस्थिर और खतरनाक शहर की तरफ जा रही है। और जाहिर सी बात है इंसान थोड़ा नर्वस तो होगा ही। बिल्कुल। और तभी बगल में बैठा एक अजनबी, एक इतालवी आदमी आपके मतलब उस इंसान की तरफ झुकता है और बहुत ही कैजुअल तरीके से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिर की कीमत $500 मिलियन है। बाप रे, ये सुनकर तो किसी के भी पसीने छूट जाए। है ना? मतलब कोई भी आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? शायद घबरा जाएगा या फ्लाइट मोड़ने की दुआ करेगा। हाँ, या फिर अगली ही फ्लाइट से वापस अपने घर, अपनी सुरक्षित दुनिया में लौट जाएगा। एकदम सही कहा। लेकिन आज हम जिस कहानी पर अपनी इस विस्तृत चर्चा में बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस इंसान ने अपना सफर जारी रखा। और सच कहूं तो यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये एक असली इंसान की जिंदगी थी जो एक ऐसे जाल में फंसने जा रही थी जिसे उसने खुद अनजाने में ही सही अपने लिए बुना था। तो आज हमारे पास जो नोट्स और सोर्सेस का स्टैक है, उसमें हम अमांडा लिंडहाउट के संस्मरण अ हाउस इन द स्काई के शुरुआती हिस्सों को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक छोटे से शहर की लड़की की दुनिया देखने की एक बहुत ही मासूम सी चाहत धीरे धीरे एक ऐसी खतरनाक महत्वाकांक्षा में बदल जाती है जो उसे मोगदिशु, सोमालिया के एक धूल भरे रास्ते पर बंदूकों के साए में ले आती है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो ये समझने के लिए कि कोई इंसान नक्शे के बिल्कुल किनारे इतने खतरनाक हिस्से में कैसे पहुंच जाता है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो असल में किस चीज से भाग रहा था। और देखिए, ये भागना कोई मेटाफर या रूपक नहीं है, ये उनकी एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक सच्चाई थी। अगर हम अमांडा के बचपन के नोट्स पर नजर डालें तो वो अल्बर्टा के सिल्वियन लेक नाम के एक बहुत ही छोटे से शहर में बड़ी हुई। लेकिन उनके घर का माहौल किसी भी बच्चे के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उनकी माँ का जो बॉयफ्रेंड था रसेल, वो बेहद हिंसक इंसान था। मतलब घर में कब क्या टूट जाएगा, कब मारपीट शुरू हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता था। एक लगातार डर और अनिश्चितता का माहौल था वहां। ओह, ये तो बहुत भयानक है। और उस डर से निपटने का अमांडा और उनके भाई मार्क का जो तरीका था ना, वो मुझे बहुत हैरान करता है। हाँ, वो डम्पस्टर डाइविंग वाला हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने छिपने या डर कर बैठने के बजाय खुद को व्यस्त रखने का रास्ता चुना। वे दोनों शहर के कचरे के डब्बों में, डम्पस्टर्स में घुसकर खाली बोतलें बीनते थे। और इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो भी बहुत दिलचस्प है। वे सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे। 15 बोतलों को रिसाइकिल करने पर उन्हें 75 सेंट मिलते थे। अच्छा। हाँ, एक बच्चे के लिए ये एक तरह की आर्थिक आज़ादी थी। लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे अलग है वो ये है कि अमांडा उन पैसों का करती क्या थी। मतलब कोई आम बच्चा होता तो क्या करता, कैंडी खरीदता या खिलौने लेता। लेकिन अमांडा ऐसा नहीं करती थी। हाँ। वो पास के एक पुराने स्टोर पर जाती थी और वहां से नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की पुरानी प्रतियां खरीद कर लाती थी। बिल्कुल। मुझे ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत ही अंधेरे, दमघोटू और खौफनाक बेसमेंट में फंसा हो और उसके पास केवल एक रंगीन चमकदार रोशनदान हो जहां से वो बाहर की असीम दुनिया को देख सके। वो पत्रिकाएं सिर्फ कागज नहीं थी, वे उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म थी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सर्वाइवल मैकेनिज्म, क्योंकि इसी ने उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरी और स्थायी धारणा बना दी। देखिए, जब किसी का वर्तमान इतना दर्दनाक होता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दिमाग अपने आप एक रक्षा तंत्र विकसित कर लेता है। एक तरह का एस्केप। हाँ, बिल्कुल, एक एस्केप। अमांडा के लिए वो रक्षा तंत्र ये विश्वास था कि असली और सुंदर दुनिया कहीं और है। मतलब उसके घर की वो भयानक सच्चाई असली नहीं है, बल्कि सच्चाई वो है जो उन पत्रिकाओं के पन्नों में छपी है। कॉन्गो के घने जंगल, स्विस पहाड़ या वेनेजुएला के रहस्यमयी पठार। मतलब बचपन का वो ट्रॉमा एक तरह से उसके लिए एक ऐसा लेंस बन गया जिससे वो दुनिया को देखने लगी। उसे लगने लगा कि उससे बस किसी तरह वहां से निकलना है। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये एस्केपिज्म, ये पलायनवाद हकीकत में बदलने लगा। सही बात है। 19 साल की उम्र में वो कैलगरी शिफ्ट हो जाती है। वहां द ड्रिंक नाम के एक बहुत ही हाई एंड नाइट क्लब में वेट्रेस का काम शुरू करती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो वहां बहुत पैसे कमा रही थी। मतलब एक रात में 700 से लेकर $1000 तक का टिप, जो कि उस उम्र में बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ भी उनका पैटर्न नहीं बदला। इतनी अच्छी कमाई के बावजूद वो किसी लग्जरी लाइफस्टाइल में नहीं फंसी। उसने पैसे बचाए। हाँ, उसने एक यात्री, एक बैकपैकर के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। वो बहुत ही साधारण तरीके से रहती ताकि हर एक पैसा अपनी यात्राओं के लिए बचा सके।
पैसा उसे असल में वो ताकत और कंट्रोल दे रहा था जिसकी उसे अपने बचपन में हमेशा से कमी महसूस हुई थी। और फिर वो अपने पहले बॉयफ्रेंड जेमी के साथ साउथ अमेरिका जाती है। हाँ। और पता है वो कहाँ पहुंचते हैं? हाँ। वेनेजुएला के माउंट रोराइमा तक। वाओ। हाँ, ये वही जगह थी जिसकी तस्वीर उसने सालों पहले अपने बेसमेंट में बैठकर नेशनल ज्योग्राफिक में देखी थी। सोचिए, जब आपके बचपन की सबसे बड़ी और सबसे सुखद कल्पना सच हो जाती है तो आत्मविश्वास का स्तर कुछ और ही हो जाता है। उसे लगने लगा होगा कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। यहाँ तक तो कहानी एक बहुत ही इंस्पायरिंग ट्रैवल व्लॉग जैसी लगती है। हाँ। है ना? लेकिन चीजें तब अजीब और खतरनाक होने लगती हैं जब वो अकेले यात्रा करना शुरू करती है। वो बांग्लादेश जाती है, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहुत चुनौतीपूर्ण। एक रूढ़िवादी देश में बिना किसी पुरुष साथी के एक विदेशी महिला का अकेले सफर करना, ये कोई मजाक नहीं है। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ही देखें तो उसे होटलों में कमरा तक नहीं दिया जाता क्योंकि उसके साथ कोई पति या पिता नहीं था। और उसी यात्रा के दौरान वो रिक्शा वाली घटना भी होती है। हाँ, वो घटना तो रोंगटे खड़े कर देती है। एक रिक्शा चालक उसे किसी अनजान और सुनसान जगह ले जाने लगता है और अमांडा खुद को बचाने के लिए उसे सीधे मुक्का मार देती है और वहां से भाग निकलती है। बाप रे। अब कोई भी आम इंसान इस घटना के बाद डर जाएगा, है ना? शायद अपना बैग पैक करेगा और वापस घर आ जाएगा। लेकिन अमांडा, वो इसके बाद सीधा पाकिस्तान के काराकोरम हाईवे पर सफर करने निकल जाती है। मतलब खतरे के ठीक बाद एक और बड़ा खतरा। बिल्कुल। उसकी माँ उसे लगातार ईमेल कर रही है, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है, चेतावनी दे रही है। लेकिन अमांडा अपनी माँ की चिंता को ये कहकर खारिज कर देती है कि ये सिर्फ उनकी असुरक्षा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या वो सच में खतरे को समझ नहीं पा रही थी या वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। देखिए, मनोविज्ञान में इस चीज को सर्वाइवर बायस कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। जब कोई इंसान बार बार अनजान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जाता है और वहां से सुरक्षित बच निकलता है तो उसका दिमाग उसे ये विश्वास दिलाने लगता है कि वो अजेय है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ओह, मैं समझ रहा हूँ। जब बांग्लादेश का वो खौफनाक अनुभव एक डरावने सच के बजाय वापस आकर दोस्तों को सुनाने वाली एक रोमांचक कहानी में बदल जाता है तो खतरे को आंकने का जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। अमांडा को लगने लगा था कि कोई भी परिस्थिति उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है, वो हर मुश्किल से बाहर आ सकती है। ये तो ऐसा है कि कोई बार बार रेड लाइट जंप कर रहा है और क्योंकि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उसने मान लिया कि ट्रैफिक रूल्स उसके लिए बने ही नहीं है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और इसी छोटे आत्मविश्वास के साथ उसकी यात्राओं का मकसद भी बदलने लगता है। अब वो सिर्फ दुनिया घूमने के लिए नहीं जा रही थी। इथियोपिया में उसकी मुलाकात निगेल नाम के एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर से होती है। उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है और वे दानाकिल डिप्रेशन जैसी दुनिया की सबसे गर्म और जानलेवा जगह की यात्रा करते हैं, जहां अमांडा डिहाइड्रेशन से लगभग मरी जाती है। हाँ, लेकिन शारीरिक खतरे से बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे भावनात्मक रूप से धोखा मिलता है। उसे पता चलता है कि निगेल पहले से शादीशुदा है। ओह। और ये धोखा अमांडा की कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कहानी में महत्वाकांक्षा की एंट्री होती है। रुको, मुझे इस हिस्से को थोड़ा और समझने दो। मतलब दिल टूटने के बाद कोई इंसान क्या करता है? वो घर जाता है, दोस्तों के साथ समय बिताता है, खुद को हील करने का वक्त देता है। लेकिन अमांडा ने क्या किया? उसने कुछ बहुत ही अलग चुना। हाँ, उसने एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदा और तय किया कि वो अब एक जर्नलिस्ट बनेगी। और वो सीधे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गई। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक टूरिस्ट जिसका पत्रकारिता का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो अचानक से सीधे वॉर जोन में चली जाती है। और मजे की बात देखिए, वो कनाडाई सेना के साथ एम्बेड भी हो जाती है। ये कैसे संभव है? मिलिट्री ने उसे अंदर कैसे आने दिया? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन फ्रीलांस जर्नलिज्म की दुनिया, खासकर वॉर जोन में, काफी ग्रे एरिया में काम करती है। मैं बताती हूँ। हाँ, बताइए। अमांडा ने कॉम्बैट एंड सर्वाइवल नाम की एक मैगजीन का फर्जी प्रेस पास बनवाया था। अब सेना के पास अक्सर इतना समय या संसाधन नहीं होते कि वो हर फ्रीलांसर के बैकग्राउंड की बहुत गहरी जांच करें। अच्छा, तो उन्होंने बस पास देखा और उसे मान लिया। बिल्कुल। अगर किसी के पास सही दिखने वाले कागजात हैं और वो उस खतरे वाले इलाके में पहुंचने का साहस रखता है तो कई बार उसे एक्सेस मिल जाता है। अमांडा ने इसी लूप होल का फायदा उठाया था। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। उसे लगा कि सिर्फ कैमरा पकड़ने और सेना के साथ घूमने से वो एक असली पत्रकार बन गई है। लेकिन उसके इस असली पत्रकारिता के भ्रम के टूटने का भी समय आ गया था जब वो इराक जाती है, बगदाद में। वहां उसे प्रेस टीवी के लिए काम मिलता है, जो कि असल में एक ईरानी नेटवर्क है। हाँ,
और वहां उसे समझ आता है कि वो कोई स्वतंत्र रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, वो सिर्फ उनके प्रोपेगेंडा मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गई है। उसे स्क्रिप्ट दी जाती थी जहां उसे अमेरिकी सेना को कब्जा करने वाली सेना कहना पड़ता था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी क्योंकि वो कोई असली खबर कवर नहीं कर रही थी। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गई वो यूट्यूब का लाइव ब्रॉडकास्ट। ओह, वो घटना। जो श्रोता इस पूरी स्थिति से वाकिफ नहीं है, मैं उनके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। बगदाद में उस समय ग्रीन जोन हुआ करता था। ये असल में शहर के बीचों बीच एक बहुत ही सुरक्षित किलेबंद इलाका था। हाँ, जहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थी। बिल्कुल भारी सुरक्षा, जहां विदेशी राजनयिक और बड़े मीडिया संस्थानों के अनुभवी पत्रकार रहा करते थे। वे युद्ध के असली और खतरनाक माहौल से बहुत हद तक कटे हुए थे। अब अमेंडा लाइव टीवी पे आती है और इन स्थापित पश्चिमी पत्रकारों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। उसने उन्हें एक बहुत ही अजीब सा नाम दिया था ना? हाँ, वो उन्हें फैंसी पैंट्स कहकर बुलाती है और कहती है कि असली रिपोर्टिंग तो वो लोग कर रहे हैं जो ग्रीन जोन के बाहर खतरे के बीच हैं। देखिए, उसने ये बात एक फ्रस्ट्रेशन में कही थी, खुद को उन बड़े पत्रकारों से बेहतर और साहसी साबित करने के लिए। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक लाइव वीडियो है और वो YouTube पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर जो होना था वो हुआ। हाँ, जब इराक में मौजूद उन अनुभवी सीनियर फैंसी पैंट्स पत्रकारों ने वो वीडियो देखा तो उन्होंने अमांडा को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन्होंने उसका सामाजिक और पेशावर बहिष्कार कर दिया। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी बहुत ही खास एलीट क्लब का हिस्सा बनना चाहता है और पहले ही दिन मेन गेट पर खड़े होकर उस क्लब के सबसे सीनियर सदस्यों को बेइज्जत कर देता है। बिल्कुल सही। और इस बहिष्कार ने अमांडा को एक बहुत ही हताश और खतरनाक स्थिति में धकेल दिया। अब वो सिर्फ दुनिया देखने वाली एक मासूम बैकपैकर नहीं रह गई थी। उसे कुछ साबित करना था। हाँ। यूट्यूब वाले उस वीडियो के बाद उसके लिए वापस कैलगरी लौटना अपनी हार मानने जैसा था। उसे अब उन स्थापित पत्रकारों के सामने अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी साबित करनी थी। उसे ये साबित करना ही था कि वो सच में उनसे ज्यादा निडर है। तो अब उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो इराक और अफगानिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हो, जहां जाने की हिम्मत वो फैंसी पैंट्स पत्रकार भी ना जुटा सकें। और वो जगह थी सोमालिया, मोगदिशु, जो उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। बिल्कुल। उसे डैन रादर की वो मशहूर कहानी याद आती है। कैसे डैन रादर ने एक भयंकर तूफान के बीच हवा और बारिश से लड़ते हुए रिपोर्टिंग की थी और उस एक रिपोर्ट ने उनका करियर रातों रात स्थापित कर दिया था। अमांडा को भी अपना खुद का तूफान चाहिए था और सोमालिया उसका वो तूफान था। एक पत्रकार के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए एक ऐसा युद्ध क्षेत्र चुनना जहां बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने स्टाफ को भेजने से डरते थे, ये एक बहुत ही घातक फैसला था। यहाँ हमें वॉर जोन जर्नलिज्म के अर्थशास्त्र को भी समझना होगा। वो कैसे? देखिए, मीडिया कंपनियां अक्सर अपने पत्रकारों का बीमा और उनकी सुरक्षा का भारी खर्च नहीं उठाना चाहती, इसलिए वे उन फ्रीलांसर से फुटेज और खबरें खरीदती हैं जो बिना किसी संस्थागत समर्थन के अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाते हैं। अमांडा इसी इकोनॉमी का हिस्सा बन रही थी, लेकिन बिना इसके असली खतरे को समझे। और अजीब बात देखिए, इस तूफान में उसका साथ देने के लिए निगल भी पहुंच जाता है, वही ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर जिसने उसे धोखा दिया था। हालांकि उनके बीच का जो रोमांस था वो अब खत्म हो चुका था। एक बहुत ही अजीब सी अनबन और ठंडापन था उनके बीच। असल में वे दोनों ही हताश थे। दोनों ही अपने अपने करियर में एक बड़ा ब्रेक चाहते थे और दोनों ने सोमालिया को उस शॉर्टकट के रूप में देखा। जब वे मोगदिशु के शामो होटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां नेशनल ज्योग्राफिक के दो बहुत ही अनुभवी पत्रकार रॉबर्ट और पास्कल भी ठहरे हुए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। अमांडा को ये सब करने की प्रेरणा दी थी। अमांडा को लगा होगा कि वे लोग उसे अपने साथ ले लेंगे, लेकिन उन अनुभवी पत्रकारों ने अमांडा और निगेल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वे उन्हें अपनी किसी भी योजना के बारे में कुछ नहीं बताते थे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वे अनुभवी थे, वे जानते थे कि सोमालिया कोई खेल नहीं है। वहां किसी भी अनुभवीन विदेशी का आपके साथ होना आपके अपने खतरे को दुगना कर सकता है। वे उनकी अनुभवहीनता को भांप गए थे। बिल्कुल। उन्हें अमांडा और निगेल की अनुभवहीनता तुरंत दिख गई थी। एक वॉर जोन में कोई भी प्रोफेशनल ऐसे एमेच्योर लोगों के साथ काम नहीं करना चाहेगा जो स्थानीय राजनीति और वहां के खतरों को नहीं समझते। तो जब वे बड़े पत्रकार उनका साथ नहीं देते तो अमांडा खुद ही चीजें मैनेज करने लगती है। उसने स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए अजूज नाम के एक फिक्सर को काम पर रखा। फिक्सर यानी वो व्यक्ति जो वॉर जोन में पत्रकारों के लिए ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा का इंतजाम करता है। हाँ, और अजूज ने कुछ सुरक्षा गार्ड्स का भी इंतजाम किया, लेकिन क्या वो सुरक्षा काफी थी?
मुझे फिर से वो इतालवी आदमी याद आता है जिसने फ्लाइट में कहा था कि उसके सिर पर $500 मिलियन का इनाम है। जब किसी को सीधे मुंह ये बात बोली गई हो तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? जैसे कि हमने पहले बात की, सर्वाइवर बायर्स और हताशा ने उनके सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल अंधा कर दिया था। वे एक ऐसे रास्ते पर थे जहां उन्हें लग रहा था कि ये बस एक और करीबी मामला होगा जिसे वे बाद में एक शानदार कहानी की तरह दुनिया को सुनाएंगे। लेकिन वो कहानी कभी उस तरह से नहीं लिखी गई। वो दिन आ ही जाता है। वे मोगदिशु से बाहर अफगोए रोड पर डॉक्टर हावा आब्दी के शरणार्थी कैंप की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक नीले रंग की सुजुकी वैगन उनकी गाड़ी के सामने आकर जोर से ब्रेक मारती है। ओह! दर्जनों सशस्त्र लोग बाहर निकलते हैं। बंदूकें सीधे उनकी तरफ तान दी जाती हैं। अमांडा और निगिल को चीखते चिल्लाते उनकी गाड़ी से बाहर खींचा जाता है और रेगिस्तान की ओर ले जाया जाता है। उसका वो तूफान जिसके लिए वो सोमालिया आई थी, अब एक ऐसे खौफनाक दुस्वप्न में बदल चुका था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ये घटना इस बात का बहुत ही क्रूर उदाहरण है कि महत्वाकांक्षा जब हकीकत से टकराती है तो क्या होता है। बिना किसी बड़े मीडिया संस्थान के बैकिंग के, बिना किसी ठोस सुरक्षा ग्रिड के, सिर्फ खुद को साबित करने की जिद में दुनिया के सबसे अस्थिर इलाके में जाना एक बहुत बड़ी भूल थी। अनुभवहीनता, स्थानीय डायनामिक्स की समझ की कमी और अत्यधिक आत्मविश्वास, इन सब का एक घातक मिश्रण था जो उन्हें उस धूल भरे रास्ते पर ले गया। अगर हम आज के इस कोरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो ये सच में बहुत भारी लगता है। मतलब ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? सिल्वियन लेक के एक कचरे के डिब्बे से। एक छोटी बच्ची जो अपने घर की हिंसा से बचने के लिए पुरानी मैगजीन के पन्नों में एक खूबसूरत दुनिया खोज रही थी। एक मासूम सी शुरुआत। हाँ, उसकी वो बहुत ही मासूम सी यात्रा जो शुरू हुई थी सिर्फ एक बेहतर जगह की तलाश में, वो कैसे कैसे मोड़ लेते हुए बांग्लादेश की सड़कों, काबुल के सैन्य ठिकानों और बगदाद के टीवी स्टूडियो से गुजरते हुए एक ऐसी खौफनाक जगह पर खत्म होती है जहां कुछ हथियारबंद लोग उसकी आज़ादी ही छीन लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि हम खुद को क्या कहानी सुना रहे हैं। अमांडा ने खुद को एक निडर पत्रकार की कहानी सुनाई और वो इस कहानी को सच करने के लिए इतनी दूर चली गई कि हकीकत से ही कट गई। हिंसा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इस पूरी यात्रा को गहराई से देखने और समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? अक्सर हम सर्वाइवल को बहुत ही महिमा मंडित करते हैं। हम मानते हैं कि सबसे कठिन, सबसे खतरनाक और दर्दनाक परिस्थितियों को सहने की क्षमता ही सच्चा सर्वाइवल है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चा सर्वाइवल इस बात में नहीं है कि कोई कितने तूफान झेल सकता है, बल्कि उस बुद्धिमानी में छिपा है जो ये बता सके कि कब आगे बढ़ना है और कब अपनी महत्वाकांक्षाओं को वहीं रोककर चुपचाप पीछे मुड़ जाना ही सबसे सही विकल्प है। अगली बार जब कोई भी अपनी जिंदगी में किसी तूफान की ओर कदम बढ़ाए तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।